हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको प्रैक्टिस करवा रही थी करंट अफेयर्स वगैरह का। तो आज उसका मैं आपको पार्ट 4 का वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत एशिया वार्ता क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। यह जो वार्ता है आपकी, यह 28 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी और इसके पहले आपकी एक और बैठक हो चुकी है, वो आपकी 2019 में हुई थी। और यहाँ पर जो है इस बैठक में होने का मतलब क्या है कि यह भारत और इसके अलावा आपके जो मध्य एशिया के देश हैं, जैसे आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब आपके जो है वहाँ पर ये सब देश रहते हैं। और इनका आपस में मीटिंग करने का उद्देश्य ये है कि ये लोग अपने अपने देशों की राजनीतिक, मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करते हैं। तो इसी तरह से ये जो है आपकी दूसरी बैठक हुई थी। और बाकी यहाँ पर जो है ये इसका ऑप्शन नंबर इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका 1 सही हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं थी। और दूसरा जो है ये भी आपका गलत हो जा रहा है और थर्ड और सेकंड गलत हो रहा है, क्योंकि आपकी पहली नहीं बल्कि आपकी दूसरी वार्ता है, इसलिए आपका सिर्फ पहला वाला सही है। तो केवल 1 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया है। तो पंख जो है आपका, यह अभियान आपके मध्य प्रदेश के आपके जो सीएम रहते हैं उनका नाम आपका है शिवराज सिंह चौहान। इस टाइम जो है उन्होंने यह अभियान शुरू किया था। तो ये आपका अभियान मध्य प्रदेश का है। बात करते हैं पंख की, तो पंख का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। तो ये आपका जो है पंख योजना आपकी शुरू की गई थी और यह 24 जनवरी को प्रतिवर्ष बालिका के अधिकारों और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह आपका जो है 2021 में आपका 13वां बैच हुआ था योजना, जिसमें आपका ये पंख जो है इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर जो आपके उज़्बेकिस्तान है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर इसको जो है मंजूरी दी थी। इसमें क्या हुआ था कि 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य में एक समझौता हस्ताक्षर किया था। और जो समझौता है उसका शॉर्टकट में नाम मऊ है, OU। तो इस पर जो है यहाँ पर ये इस योजना में शामिल जो थे और भी लोग थे इस परियोजना में, जैसे कि यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसे आप NISE बोलते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका ऊर्जा मंत्रालय जो आपका है, नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान उज़्बेकिस्तान जो है आपका इसमें जो है आपके मीटिंग में इन्वॉल्व थे। तो ये आपका उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं सरकार के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की FDI दर क्या थी। तो आपका जो ये FDI दर होता है, इसका मतलब होता है आपका फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, FDI का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। तो जो आपका डायरेक्ट इन्वेस्ट की बात करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो इंडिया की है वो 13% वृद्धि हुई है यहाँ पर FDI दर में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इसका और विदेशों में, मतलब आपका वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, तो वहाँ पर आपकी कमी हो गई है, जबकि इंडिया के अनुसार जो है यह बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें 13% की वृद्धि हुई है हमारे भारत में। और अगर आपका विश्व लेवल पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है वो कमी है, वहाँ पर गिरावट देखी गई है। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर जो है ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसे आप लोग IFFI बोलते हैं, इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया था। तो जैसे कि यह उसकी राजधानी है, वहाँ पर यह किया गया था और यह आयोजन जो है आपका एशिया में पहली बार हुआ है। तो कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ है और पहली बार हाइब्रिड रूप में हुआ है यहाँ पर, तो इसी वजह से ये आपका काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आपका, ये हुआ था आपके वहाँ गोवा के पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर आपका स्टेडियम है, वहीं पर ये हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो ये आपका G7 शिखर सम्मेलन है, यह होता क्या है? तो यहाँ पर G7 में आपके 7 विकसित देश, जिसका एक ट्रिक होता है यहाँ पर A B E F J J K, मतलब आपका अमेरिका, ब्रिटेन और इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, इतने आपके देश जो रहते हैं यहाँ पर, ये देश आपके G7 देश हैं, जो कि दुनिया के 7 सबसे विकसित देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले सबसे विकसित देश हैं। और इन देशों में जो है आपका यहाँ पर विस्तार करने की बात की गई है। और इसके अलावा इस बार ये हुआ है कि 2021 में आपकी जो G7 होगा, उसमें ये कहा गया है कि हम इन देशों के अलावा जो है यहाँ पर इंडिया को, यानी भारत को, इसके अलावा आपका जो दक्षिण कोरिया है, यानी आपका साउथ कोरिया, उसको, और इसके अलावा आपका साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों को जो है यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बात की गई है, जिसकी वजह से अब ये G7 जो है वो D10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब ये 10 आपका लोकतांत्रिक देश इसका नाम हो जाएगा। तो G7 की जगह पे अब ये D10 कहा जाएगा, और D10 जो है आपका, इसका मतलब है आपका 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, और अभी G7 का मतलब होता है आपका 7 आपका इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आपका अभी तक तो G7 ही है। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन में देखें तो यह क्या है, आपकी दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है। तो लोकतांत्रिक देशों का समूह नहीं है, ये आपका विकसित आपका अर्थव्यवस्था वाला समूह है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वाला। फिर इसके अलावा कह रहा है भारत G7 के सदस्यों में से एक है। नहीं, भारत जो है इनमें अभी एक है नहीं, बल्कि भारत को आपकी इन्वॉल्व करने की बात कही गई है 2021 में जो आपका सम्मेलन होगा। तो यहाँ पर आपका 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ब्रिटेन कर रहा है। तो ये बात आपका सही है, इसलिए केवल आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें केवल 3 है। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है? तो यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर ये इनको अवार्ड दिया था, मतलब एक मेरिट प्रदान की थी। वैसे ये जो मेरिट होती है ज़्यादातर मतलब अमेरिका में बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों को दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपके सैनिक वगैरह जो होते हैं और उनके सम्मान में उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने खुश होकर के यहाँ पर मोदी जी को उनके कार्यों को देख करके लीजन ऑफ मेरिट सम्मान उन्हें प्रदान किया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो आपके पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने दिया था। तो फिर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या होता है? तो ये जो आपका ब्लू फ्लैश प्रमाणन होता है, इसके अंतर्गत आपका हित है। एक्चुअली ये जो ब्लू फ्लैश है आपका, ब्लू कलर का इसमें फ्लैग दिया जाता है, और ये जो फ्लैग है वो ये डिनोट करता है कि ये जो आपका जहाज जा रहा है ये समुद्र तट में, ये पर्यावरण के लिए हितैषी है। तो जिस जहाज पर या जिस शिप पर ये आपका फ्लैग लग जाएगा, वो शिप क्या होगा, आपका पर्यावरण के लिए हितैषी शिप होगा। तो इसीलिए वो आपके लिए उस फ्लैग से वो इंडिकेट किया जाएगा। तो ये आपका हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी विकसित निमोनिया वैक्सीन
निमोनिया की वैक्सीन जिसका नाम निमोसिल है, उसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो आपका जो निमोसिल वैक्सीन है ये आपकी जो है निमोनिया के लिए दी जाती है। और निमोसिल वैक्सीन जो है यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई गई थी, और इसीलिए ये आपकी काफ़ी फेमस है क्योंकि ये इंडिया की पहली वैक्सीन है जो कि आपके निमोनिया के लिए विकसित की गई है। फिर अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संपन्न हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका IIFFB होता है। तो यहाँ पर आपका ये इस टाइम आपका ओमपुरी को ये अवार्ड दिया गया था 2020 में, और उनका ये जो अवार्ड है उनको उनके निधन के बाद मिला है 2016 में, क्योंकि 16-17 के बीच में इनकी डेथ हो गई थी, और ये अवार्ड जो है अब उनकी वाइफ को मिल रहा है। तो उनकी वाइफ का नाम है नंदिता पुरी, तो उनको जो है ये अवार्ड मिल रहा है, लेकिन मतलब दिया गया है ओमपुरी को, बट उनकी जगह पर उनकी वाइफ को ये अवार्ड दिया जा रहा है। हाल ही में ये आपका इतना करंट अफेयर्स हो गया। अगला प्रश्न है आपका, देवनाम प्रिय का नाम किसे दिया गया था? तो जो आपकी देवनाम प्रिय है ये आपका अशोक का नाम है। अशोक को जो है देवनाम प्रिय के अलावा यहाँ पर प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य ये नामों से भी जाना जाता है। तो ये आपका जो है अशोक का जो अभिलेख लिखा गया है वो आपके अभिलेखों में इनके कई नाम दर्ज किए गए हैं कि इनको अलग अलग नामों से लोगों ने यहाँ पर अभिलेखों में इनको वर्णित किया है। तो वहाँ पर ये प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय और बुद्ध शाक्य ये इनके नाम हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो जो कादम्बरी है इसके लेखक आपके बाण भट्ट हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कौटिल्य जो है इन्होंने आपकी अर्थशास्त्र सबसे पहले इन्होंने लिखा था, तो वो आपके कौटिल्य हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका बाण भट्ट होगा जो कि कादम्बरी के लेखक हैं। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की है? जो आपका वैसे आपका तुलुव राजवंश जो है इसकी स्थापना आपके जो है यहाँ पर राजा वीर नरसिंह ने की थी। तो वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन जो आपके सबसे फेमस राजा हैं आपके तीसरे उत्तराधिकारी के रूप में थे वो थे आपके राजा कृष्णदेव राय, जिसकी कहानियाँ भी आपने बहुत सुनी होगी, तेनालीराम वाली। तो ये आपके वो रहते हैं आपके तुलुव वंश के ही हैं, लेकिन इसकी स्थापना जो है आपके वीर नरसिंह ने की थी। और सबसे फेमस राजा अगर कहा जाए तो आपके राजा कृष्णदेव राय रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसका किला जो है उसके लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? तो जो आपके यहाँ पर मुगल शासक जो शाहजहां हैं इनको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और स्थापत्य कला में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर निर्माण किया है। देखिए स्थापत्य कला क्या होता है, जो कला जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी विभिन्न प्रकार के इमारतों वगैरह को बनाता है तो उसे स्थापत्य कला कहा जाता है, जिसे वो स्थापित करता है। और शाहजहां ने यहाँ पर मयूर सिंहासन मोर सिंहासन, उसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, तो उसने ये भी बनाया था। साथ ही साथ इसने जो है यहाँ पर आपका सबसे फेमस ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का वो जो मोती मस्जिद है, ये सभी आपके शाहजहां ने बनवाया था। तो इन्होंने जो है जितनी भी स्थापित करने वाली चीज़ें होती हैं जैसे सिंहासन हो गया और जितने भी आपके इमारत वगैरह हो गए वो आपके शाहजहां बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे, इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर को जो है वो चित्रकला का जनक कहा जाता है, क्योंकि वो चित्रकला में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा जो है उन्हीं की हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने को लिखा था, जो कि बाबर की ही बेटी थी, मतलब इनकी ही बहन थी। और यह जो है इस अपने भाई के लिए इसको लिखती है। इसमें उन्हीं के बारे में जो है पूरा डिटेल से बताया गया हुमायूं के बारे में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो जो आपके अवध का जो प्रथम नवाब है वो आपके हैं सादत खां। साहब के क्या है, अवध के प्रथम नवाब रहते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके जो यहाँ पे वाजिद अली शाह जो है वो आपके अंतिम अवध के नवाब रहते हैं। अंतिम अवध के नवाब वाजिद अली शाह है और प्रथम जो है यहाँ पर वो सादत खां है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? विद्रोह को दबाने के लिए अवध की बेगम हजरत महल जी ने क्या किया था? अंग्रेजों का बहुत ही विद्रोह किया था। तो यहाँ पर 30 मई 1857 को यहाँ पर लखनऊ में अवध की बेगम जो है हजरत महल के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। और इसके अलावा यहाँ पर आपके बाकी जो ग्वालियर के सिंधिया है और ये सब लोगों ने क्या किया था, उसकी हेल्प की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो आपके सभी के जो आपके ये सब हैं, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन और भगत सिंह आपके क्रांतिकारी नेता थे, परंतु आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये आपके क्रांतिकारी नेता नहीं बल्कि यह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहते हैं। तो ये उनके गुरु हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की मतलब यहाँ पर वो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देश बंधु चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। तो आपके देश बंधु किसे कहा जाता है? तो आपके चित्तरंजन दास को कहा जाता है। एक्चुअली इनका नाम ही है देश बंधु चित्तरंजन दास, तो पूरा नाम ही इनका हो जाता है इस तरह से, लेकिन उनको जो है इस नाम से पुकारा जाता है, देश बंधु के नाम से, पर उनका असली नाम चित्तरंजन दास है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो आपका गायत्री मंत्र है वो आपका सावित्री देवता को समर्पित है। सावित्री को यहाँ पर शुरू में सावित्र कहा जाता था, जिसमें बाद में इसे लोग बोलते बोलते इनका नाम सावित्री भी कहा जाने लगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो जो आपका भारत का मानक समय है वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट और ईस्ट साइड में है आपका। और यह आपका जो है यूपी के सबसे पहले आपके यूपी के नैनी से होकर गुजरता है। यूपी में इलाहाबाद आपका जो प्रयागराज है उसके नैनी से होकर गुजरता है। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी होकर यह आपकी रेखा गुजरती है। और ये जो आपकी भारत का जो मानक समय है वो आपके विश्व का जो मानक समय है, जिसे आप लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो विश्व का मानक समय जो एकदम बीचों बीच गया है, वो आपका जो है लंदन के ग्रीनविच शहर जगह से है, वहाँ से निकला है। तो ये आपका 5.5 घंटा से ये आगे चलता है भारत का मानक समय, तो इसलिए आपका यहाँ पे 82.5 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चिल्का झील कहाँ पर है? तो जो आपका चिल्का झील है ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भी है और साथ ही साथ चिल्का जो है यहाँ पर आपका एक नेशनल पार्क भी है, तो आपका उड़ीसा में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो जो आपका उकाई झील है यह आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात में आपका उकाई झील है आपका। तो यह जो है आपका वहाँ पर उकाई बांध ताप्ती नदी पर ये बनाया गया है गुजरात पर, जो कि सूरत ज़िले में है। और यह उकाई बांध जो है वो भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है, जिसमें आपके लगभग 300 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा लगाई गई है। और सरदार सरोवर बांध जो है उसके बाद जो है यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी बांध है, देश की दूसरी सबसे बड़ी बांध है। तो सरदार सरोवर बांध वो भी आपका गुजरात में ही है। और उसके बाद आपका जो ये वाला बांध है उकाई बांध, यह भी आपका गुजरात में है। तो ये आपका पहले नंबर पर सरदार सरोवर और दूसरे नंबर पर आपका जो है उकाई बांध है, तो दूसरा आपका सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आपका सबसे ज़्यादा वन MP में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपका बहुत अधिक वन है। और अगर यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो 2017 के अकॉर्डिंग जो है आपका
2017 के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पर 77,414 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपका जो है ये वन क्षेत्र फैला हुआ है। जबकि अगर हम इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो यह लगभग आपका मतलब बहुत अधिक है। लक्षद्वीप से भी ज़्यादा, ये लगभग 90.33% जो है आपका यहाँ पर वन आच्छादित है। तो सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? तो कौन सा फसल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? आपका उत्पादन तो होता है लेकिन आपका सबसे अधिक नहीं होता, तो वह है आपका यहाँ पर चावल। चावल के अलावा आपका आलू, गन्ना और गेहूं यह आपके उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक होता है और इन सभी के उत्पादन में यूपी जो है वो आपका प्रथम स्थान पर है। लेकिन वहीं पर बात करिए अगर हम यहाँ पर इसमें चावल में तो प्रथम राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पर आपका यूपी आता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जो है नागपुर में स्थित है, भारतीय कपास अनुसंधान। और इसकी स्थापना जो थी आपकी 1976 में की गई थी। 1976 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी भारतीय कपास अनुसंधान की। अगला प्रश्न है आपका, भारत निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो आपकी हमारे भारत में जो आपका हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर आपका अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपका प्रश्न डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि निम्न में से संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप प्रस्तावना पर टिक करेंगे। और अगर आपका अनुच्छेद पूछेगा तो आपका अनुच्छेद 32 जो है उसे आपके संविधान की आत्मा कहा गया है। अब प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में चुनने का अधिकार किसे है? तो यह आपके जो है राष्ट्रपति को है। ये बात सबको पता है कि मृत्युदंड के मामले में यह उन्हें जो है अधिकार मिला हुआ है और यह उनका अनुच्छेद 72 में ऐसा कहा गया है। तो अनुच्छेद 72 में ऐसा उल्लेख है कि वह जो है क्षमा मतलब जो भी आपकी सज़ा है उसको क्षमा दान दे सकते हैं और इसके अलावा वहाँ पर उसको स्थगित भी कर सकते हैं, उस सज़ा को कम भी कर सकते हैं और सज़ा को पूरी तरह से माफ़ भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ जो है इनको राष्ट्रपति को ये चीज़ें दी गई हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? मतलब लोकसभा में आपकी सीटों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो वह आपकी 552 होती है और वर्तमान में आपकी जो है वह 550 सीटें हैं, जिनमें से आपके जो 2 होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, यानी कि जिनको जो है आपके बाहर से, लेकिन उनका रेजिडेंस यानी कि निवास आपका इंडिया में ही है लेकिन वो कहीं बाहर रहते हैं, तो वो आपके आंग्ल भारतीय कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ था तो राज्य की जो हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएगा। और ये जो है आपका सरोजनी नायडू आपकी प्रथम महिला थी। और ऐसे अगर आपका प्रश्न आएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष किसमें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो आपका जो पंचायती राज था वो 1973 के तहत जो है यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के दशक में इनको जो है यहाँ पर ये पंचायती राज को जो है मतलब पंचायती राज को औपचारिक रूप दिया गया था। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या है? औपचारिक का अर्थ होता है कि जिसको संविधान में जगह दी जाती है, जिसका उल्लेख संविधान में होता है, और अनौपचारिक का अर्थ होता है जिसका उल्लेख संविधान में ना किया जा सके, जिसे आप बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये आपका प्रश्न अभी मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो है वो आपकी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और कहाँ की बनी थी? तो यह आपकी यूपी की ही बनी थी, हमारे यूपी की ही मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात में बैंक जो है आपका एग्जिम बैंक वह कब स्थापित हुआ था? तो आयात और निर्यात के मामले में आपके 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कितने शहर की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो हमारे भारत में यहाँ पर लगभग 53 शहर की जो आबादी है 10 लाख से अधिक है और यह आंकड़ा तो और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। और जबकि 2001 की बात करें तो लगभग 35
25 शहर थे आपके जिनकी आबादी जो थी वो 10 लाख से अधिक थी। और इसी के साथ ही अगर 2011 के जनगणना के अनुसार की बात करें तो यूपी में जो है लगभग 7 शहर ऐसे हैं जिनका जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तो ये आपके हो जाएगा ये आपका 10 लाख से अधिक आबादी वाला देश 53 होगा। अगला प्रश्न है, हृदय योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ आप जो है हृदय योजना का संबंध राष्ट्रीय विरासत विकास से है। यह आपकी कोई मानव शरीर या विज्ञान तकनीकी या डिजिटल टैलेंट नहीं है, बल्कि आपकी राष्ट्रीय विरासत विकास है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो केंद्रीय सरकार विकास मंत्रालय ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और फिर से जीवित रहने के उद्देश्य से 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना जिसे इंग्लिश में हृदय बोलते हैं, यानी अगर आप इसको निकालेंगे इंग्लिश में ऐसे इसकी स्पेलिंग HRIDAY इसको कहा जाता है। तो यह आपकी जो इसका शुभारंभ किया था तो 21 जनवरी 2015 में किया था। किसका? आपका राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना, जिसे आप हृदय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा में ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के प्रथम घटक है? तो आपका जो है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का प्रथम घटक जो है वो यहाँ पर जो है इसमें आपका प्राथमिक वस्तुएं भी आ जाती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ईंधन और बिजली भी आ जाता है और नवनिर्मित उत्पादन भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI को जो है एक ऐसा सूचकांक है जिसके माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है। और भारत में थोक मूल्य सूचकांक के लिए कई घटक हैं, जैसे कि आपकी ये तीनों। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है? तो जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल जिसे आप कहते हैं, वह क्या करती है? विकिरण किरणों को वापस पृथ्वी पर भेज देती है। जबकि जो आयनोस्फीयर होती है यह क्या करती है कि जो आपके आयन होते हैं यानी कि जो आपकी रेडियो तरंगे होती हैं वो टकरा कर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। जबकि आपका स्ट्रेटोस्फीयर का काम होता है कि विकिरण को वापस भेज देना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, इनमें से कौन सा है? तो आपका जो पर्यावरण के संबंध में बचाने की बात की गई है वो आपके ग्रीन पीस में की गई है। तो ग्रीन पीस में ऐसा कहा गया है। ग्रीन पीस क्या होता है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। तो पर्यावरण से जितने भी आपके मतलब संबंधित चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड होकर के विश्व को बचाना होता है। और इसकी स्थापना जो थी वो आपकी 1971 में की गई थी, 1971 में की गई थी ग्रीन पीस की स्थापना, और वह भी कनाडा में। और प्रारंभ में इसका उद्देश्य यही था कि अमेरिका द्वारा अलास्का में जो भी यहाँ पर नाभिकीय परीक्षण करता है उसके थ्रू जो भी आपका पर्यावरण से हानि होने वाली चीज़ें निकलती हैं उसका विरोध करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण का अर्थ होता है कि भूमि को क्षरण होने से बचाना। तो आप अधिक से अधिक पेड़ों को लगाइए, वनों को लगाइए, तो भूमि का क्षरण रोका जा सकता है। क्योंकि आपका जो वन होते हैं यानी पेड़ पौधे वो मिट्टी को जड़ों पर बांध के रखते हैं, और हम जितना अधिक वनों को लगाएंगे उतनी अधिक जो होंगी यहाँ पर मिट्टियों को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा आपका अगला ये जो आगे है जनसंख्या को बढ़ा करके, तो ये गलत हो जाएगा। इससे तो और आपका भूमि का क्षरण ही होगा। वनस्पति को ही हटा देंगे तो पर्यावरण और ख़राब हो जाएगा, और चराई करवा देंगे तो घास फूस जो है आपके जानवर चरने से वहाँ पर भी आपकी मिट्टी का जो होता है वहाँ पर क्षरण होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है।
इसके बारे में भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, पर्यावरण की प्रदूषण की जो समस्या है उससे रोकथाम करने के लिए यहाँ पर आपका 1972 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने क्या किया था, यहाँ पर मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ पर क्या किया था, उसने यहाँ पे स्वीडन के मतलब स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों को पहला पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया था, जिसमें लगभग 114 देशों ने भाग लिया था। तो 114 देशों ने उसमें भाग लिया था और पहली बार यहाँ पर क्या हुआ कि पृथ्वी पर एक ही जगह पर यह सिद्धांत सब लोगों ने इसको मान लिया, क्योंकि सभी लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। तो इसी सम्मेलन में यहाँ पर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनेप कहते हैं, UNEP, आपका जो है यूनाइटेड नेशन UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूनेप जो है इसकी स्थापना की थी, इसका आपका जो है वहाँ पर मतलब जन्म हुआ था और ये जो कार्य हुआ था 5 जून को हुआ था। तो 5 जून को मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि पर्यावरण मनाने का उद्देश्य जो होता है वो पर्यावरण को जागरूक करने के लिए। तो यह आपका प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर जो है पर्यावरण के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किए गए थे, वो आपका 1986 में हुआ था। 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, जबकि आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को 1972 से मनाया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो जल स्थानांतरण का अर्थ होता है जैसे कि आप किसी वस्तु को पानी पर जब रखते हैं तो वह वस्तु या तो अगर भारी होगी तो नीचे डूब जाती है, या हल्की होती है तो तैरने लगती है, या फिर पानी के भार के बराबर होती है तो वो पानी पर डूबती हुई तैरती है। तो इस सिद्धांत को आपके आर्किमिडीज ने दिया था। तो जल का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इस प्रिंसिपल को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहते हैं। तो जब और इस पर जो लगने वाला बल होता है उसे पानी द्वारा जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, जैसे आप इंग्लिश में अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो उस सिद्धांत में यही होता है कि जब आपका पानी नीचे से बल लगाता है और जो वस्तु है ऊपर से बल लगाती है, और जब उत्प्लावन बल जो पानी का बल है नीचे से लगाने वाला वो अगर अधिक होता है और वस्तु आपकी जो होती है वो कम बल लगा पाती है, तो आपकी वस्तु जो होती है पानी पर सतह पर तैरने लगती है। और अगर दोनों का भार बराबर होता है वस्तु डूबती हुई तैरती है। और अगर आपकी वस्तु का भार अधिक है और आपका उत्प्लावन बल कम है तो आपकी जो वस्तु होती है वो पूरी तरह से डूब जाती है। और इस सिद्धांत को आर्किमिडीज ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो था वो एडवर्ड टेलर ने किया था और यहाँ पर उसने जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित यह बनाया था। और इसके अलावा आपका जो है जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो आपका गिरा था ऑटो हन जो है उन्होंने अणु बम का निर्माण किया था। और हिरोशिमा और नागासाकी में आपके जो बम गिरे थे वो सब इन्हीं से इंस्पायर होकर के बने थे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बम की जो शुरुआत थी वो एडवर्ड टेलर ने की थी और अणु बम की जो शुरुआत थी वो आपके ऑटो हन ने की थी। ऑटो हन के साथ साथ उनके एक साथी थे, उनका नाम है एफ स्ट्रॉसमैन, लेकिन आपको ऑप्शन में ऑटो हन ही मिल जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो आपका सिरका होता है उसमें आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो आपका CH3COOH जो है ये आपका एसिटिक एसिड है, तो आपके ये सिरके में पाया जाता है। इसके अलावा आपका सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है और मैलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। तो ये आपके एसिड्स के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? तो जो आपके 2 या 2 से अधिक तत्वों की पूर्ति करता है वो आपके क्या हो जाएंगे, मिश्रित उर्वरक हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो है NPK उर्वरक जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम जो होता है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए जब तीनों को आप मिक्स कर देते हैं तो उसे आप मिश्रित उर्वरक कहते हैं, जिसे आप NPK कहते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उर्वरक, इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता है तो उसे मिश्रित उर्वरक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो जो आपकी तंत्रिका तंत्र है उस पे आपके डेंड्रॉइड्स पाए जाते हैं और उसमें आपके मेन आपका स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स पाया जाता है। तो न्यूरॉन जो है वो उसकी फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि कार्यात्मक इकाई। तो आपका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन की वजह से ही काम करता है, यानी कि हमारे पूरी बॉडी में हमारे क्या है, वहाँ पर नर्वस सिस्टम है। हमको अगर कहीं पर भी जलन हो या कोई चोट लग जाए तो हमें तुरंत हमें पता चल जाता है। तो वो सेंस हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। और तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, जिसकी वजह से हम आप कहीं पर भी टच करें या फिर चींटी काट ले या कुछ भी हो जाए तो हमें उसका पता चल जाता है। आपकी जो नेफ्रॉन्स होती है ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। सेरेबेलम और सेरिब्रम ये आपके मस्तिष्क में पाया जाने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दूध जब दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे आप किण्वन कहते हैं। यह आपका किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द की से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो जैसे आपका जो क्रिकेट होता है तो क्रिकेट का संबंध जो है वो आपका अंपायर से है, वैसे आपका फुटबॉल का जो संबंध होता है वो आपके रेफरी से होता है। फुटबॉल में रेफरी होते हैं और क्रिकेट में अंपायर होते हैं जो कि खेल के मैदान का संचालन करते हैं, यानी खेल का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कोड भाषा में यदि टेबल को SYYHZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में चेयर को क्या लिखा जाता है? तो अगर आप यहाँ पर देखें तो टेबल, तो इसमें क्या है कि एस के बाद इसमें टी क्या किया गया है? टी माइनस किया गया है। और इसी टाइप से यहाँ पर आप देखेंगे वाई के बाद ए मतलब अगर आप इस वाई में से आप क्या करेंगे, इसे माइनस करते जाएंगे। अगर इधर से आप करेंगे तो प्लस कर सकते हैं। जैसे अगर आप टी के बाद देखेंगे एस को तो उसमें एक माइनस किया गया है। ए के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें से आपका 2 माइनस किया गया है। बी के बाद आप अगर जाएंगे फिर से आप वाई पे तो उसमें आपका 3 माइनस किया गया है। एल के बाद आप एच पे जाएंगे तो आपका 4 माइनस किया गया है। और ई के बाद आप जेड पे जाएंगे तो आपका क्या माइनस किया गया है? आपका 5 माइनस किया गया है। तो हर एक में आपका माइनस किया गया है। तो ऐसे हम सी में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो सी, तो ऐसे अगर हम सी में माइनस करेंगे तो हमारा सी में यहाँ पर अगर देखें तो बी आ रहा है, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग बी आना चाहिए। एच में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है? एफ जी, यानी कि हमारा एफ आना चाहिए। तो सी में यहाँ पर बी और एच को माइनस करने पर एफ। और बाकी ऑप्शन तो आपके मैच कर ही नहीं सकते क्योंकि एफ और ई से स्टार्ट है, ये तो गलत हो गया। इसमें ई आ गया, ये भी गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो आपका एक दिन में जो एक घड़ी की सुई होती है वो हर 1 घंटे में मिलती है। जैसे कि आपका जब 1 बजता है तो आपका घड़ी की सुई आपके 12 पे मिल जाती है। सारी सुइयां आपकी 1 पर पहुंच जाती हैं, मतलब आपकी 12 पे पहुंच जाती हैं। ये या आपस में मिलने का अर्थ ये होता है कि मतलब जो है आपका सारी घड़ियां जो है आपके मिल जाएं और 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो जो है आपका एक दिन में घड़ी की सुइयां सभी सुइयां जो है वो आपस में आपका हर 1 घंटे पर मिलती हैं। लेकिन जैसे आपका अंतिम जो है आपका और शुरुआत जो होता है उनमें से 2 माइनस जब आप करेंगे तो आपका 22 आ जाता है। तो ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो उसमें आपका क्लॉक में ऐसा ही होता है कि आपकी जो सुइयां जब आपस में मिलती हैं तो टोटल 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में से आपका पहला वाला घंटा तो आपका चला गया वैसे ही, क्योंकि आपका 1 में कन्वर्ट होने में, और जो अंतिम वाला घंटा है वो अगले वाले में जो है गिनने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पर आपका निकालने के लिए आप निकालेंगे तो आपका 22 बार आता है। इसके अलावा आप उसमें जो है फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका डायरेक्ट 22 घंटा ही होता है, आप 22 बार ही होता है, आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक कथन में 2 तर्क दिए गए हैं और निर्णय लें कि इनमें से कौन सा जो है आपका तर्क मजबूत है। तो कथन क्या है इसे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आपका यहाँ पर कथन है आपका, क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तो वो है आपका कथन। तर्क आपका ये कहता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करता, ये बात तो सही है। अब दूसरा तर्क ये कहता है कि नहीं देना चाहिए क्योंकि चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। तो ये बात आपका गलत है कि चार्जिंग में पेट्रोल कहाँ से भर सकते हैं। चार्जिंग में तो आपका जो है करंट लगता है, आपका पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तर्क ही आपका गलत हो गया।
तो यहाँ पर केवल तर्क एक आपका क्या है, मजबूत है और ये सही भी है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन जो आपके प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, इसीलिए उनको सब्सिडी ज़रूर दी जानी चाहिए। यानी जो आपका ई रिक्शा होता है उसे क्या था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है आज का 50 क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश होते हैं। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प, थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी इसमें से आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।